स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में दोनों हाउसेस से विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के 128वें अमेंडमेंट बिल के जरिए अब महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज में 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी। साथ ही एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटों के भीतर भी 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोनों ही हाउसेज में इस बिल को भारी बहुमत के साथ पास किया गया। बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन एक्ट। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी पर चर्चा होगी। साथ में ये जानने की कोशिश भी होगी कि दुनिया के दूसरे देशों की असेंबलीज में महिलाओं की स्थिति क्या है। पूरी दुनिया में इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन पर नज़र डालें तो महिलाओं की भागीदारी को लेकर भारत की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस ग्लोबल रैंकिंग में भारत का स्थान 2014 के इलेक्शन के बाद 117वां था, जो जनवरी 2020 में गिरकर 143वां हो गया। यानी पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या कम हुई है। भारत में नेशनल लेवल पर बात करें तो लोकसभा में 14.94% और राज्यसभा में 14.05% सांसद महिलाएं हैं। वहीं सभी स्टेट्स की असेंबलीज में महिलाओं का टोटल रिप्रेजेंटेशन महज 8% ही है। स्टेट असेंबलीज को अलग अलग करके देखें तो 19 स्टेट असेंबलीज में 10% से भी कम महिलाएं हैं और सिर्फ 10 असेंबलीज ही ऐसी हैं जिनमें 10% से ज़्यादा विधायक महिलाएं हैं। इनमें बिहार में 10.70% और छत्तीसगढ़ में 14.44% है। गुजरात विधानसभा में सिर्फ 8.2% महिलाएं ही हैं। बहरहाल अब 33% रिजर्वेशन वाले बिल से महिलाओं को क्या बेनिफिट होगा, इसे भी जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि महिलाओं का परसेंटेज यदि ज़्यादा होगा तो जेंडर इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की ज़्यादा भूमिका होती है और पब्लिक पॉलिसी और प्रोग्राम्स में जेंडर इक्वलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस रिजर्वेशन का एक फ़ायदा ये भी होगा कि हाउसेज में वाइड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, खासकर लोकसभा में। नेशनल और स्टेट लेवल पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। संसद और विधानसभाओं में जब महिलाएं बैठेंगी तो समाज और परिवार में महिलाओं को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनमें कमी आएगी। दूसरी बात यह कि यदि महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में शामिल होंगी तो विमेन सेंट्रिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स में पॉलिसी इनपुट्स की कोई कमी नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की भूमिका की बातें तो करती हैं, लेकिन अलग अलग कमेटियों में महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाली सीटों में अक्सर महिलाओं को जगह नहीं मिल पाती। चूँकि इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल फॉर्म की है, इसलिए एजुकेशन और लीडरशिप ट्रेनिंग की कमी की वजह से जेंडर डिस्पैरिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के मुताबिक घरेलू कामकाज, परिवार से सपोर्ट ना मिलना और ट्रेडिशंस के नाम पर चली आ रही सोच ने महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग के कार्यों से दूर रखा है। चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी फंड पर महिलाओं का कोई एक्सेस नहीं है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स ने भी महिलाओं को पीछे धकेला है। जैसे पुरुष मेंबर्स अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को मोहरा बना लेते हैं। ये चीज़ें पंचायत स्तर पर पंचायतपति या प्रधानपति के रूप में देखने को मिलती हैं। रिजर्वेशन की व्यवस्था रोटेशनल होती है, इस वजह से कई बार विमेन पॉलिसी मेकर्स अपने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं कर पाती या इच्छुक नहीं होती, क्योंकि उनके मन में अगली बार चुनाव लड़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। हालांकि पॉलिटिक्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन की कोशिशें पहले भी हुई हैं। 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने भी महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास किए थे। इसके लिए राज्यसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल 2008 पेश किया गया, वहां से पारित भी हुआ, लेकिन लोकसभा में सपोर्ट न मिलने के कारण इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया था। इस बिल में भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं में 1/3 रिजर्वेशन का प्लान था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243D ये प्रावधान करता है कि कुल सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वे महिलाओं को टिकट दें और चुनावी अभियान के लिए ज़रूरी फंड का एक्सेस दें। जहां तक विमेन रिजर्वेशन बिल की बात है तो महिलाओं को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीटें रिजर्व करने वाला बिल सबसे पहले 1996 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबलीज में रिजर्वेशन दे देने भर से
विमेन एम्पावरमेंट का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए कई दूसरे लेवल्स पर भी प्रयास करने की ज़रूरत है। एजुकेशनल सिस्टम में भी बदलाव होना चाहिए ताकि फीमेल लीडर्स को तैयार किया जा सके जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें। हाँ, पार्लियामेंट और असेंबलीज में महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं की राजनीति में भूमिका ज़रूर बढ़ जाएगी। वैसे एक्ट बनने के बाद भी अभी इसे लागू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लागू होने के लिए नए डिलिमिटेशन की ज़रूरत होगी। इस कानून के लिए जो 128वां अमेंडमेंट हुआ है उसमें इस बात का प्रोविज़न किया गया है कि नए डिलिमिटेशन के बाद जब संख्या बढ़ेगी उसके बाद ही सीटें रिजर्व की जाएंगी, और डिलिमिटेशन के लिए इस बिल के पास होने के बाद पहली सेंसस के आंकड़े लिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 ये प्रोविज़न करता है कि हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट में सीटों की संख्या एडजस्ट की जाएगी, लेकिन 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए सीटों का विस्तार 2001 तक के लिए रोक दिया गया था। फिर 2001 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। इस तरह अब नया डिलिमिटेशन 2026 में होना प्रस्तावित है। हालांकि नॉर्मल सिचुएशन में इसे 2021 की सेंसस के बाद होना था, लेकिन कोविड के कारण अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है, इसीलिए ये सीक्वेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।